नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज वाक्य। क्या पढ़ेंगे भाई? वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है, मतलब नहीं ही मिल रहा है। कम की बात छोड़ो, नहीं कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये बताओ कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। मैं किसके लिए आखिर बना रहा हूँ वीडियो, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वाक्य पढ़ेंगे। दरअसल व्याकरण जो है व्याकरण को 3 भाग में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं वर्ण को हम लोग, फिर पढ़ते हैं हम लोग शब्द, और फिर पढ़ते हैं हम लोग वाक्य। ठीक है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक योग। शब्दों का सार्थक योग जो है उसको वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि आप हैं खराब खाना बनाते। देखिए आप है खराब खाना, ये सार्थक शब्द हैं, लेकिन सार्थक शब्दों का यहाँ पर सार्थक योग नहीं है। दोनों बातें दोस्तों अलग अलग हैं। वर्णों का सार्थक योग कहलाता है शब्द, और शब्दों का सार्थक योग कहलाता है वाक्य। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इन्हीं को अगर सार्थक रूप में रखो तो क्या हो जाएगा? आप खराब खाना बनाते हैं। अच्छा, ये कैसे लिख दिया मैंने? आप सोच रहे हैं कि आपने कैसे जाना कि यहाँ पर ये सार्थक योग है। तो वो व्याकरण का तरीका होता है। ठीक है, तरीका होता है वो। तो ये हो गया आपका वाक्य। अच्छा, भाषा की और व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा अंग किसे मानते हैं? वाक्य को मानते हैं। किसको मानते हैं? वाक्य को मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। क्वेश्चन ये आता है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद जब पूछे तो आपको 3 लगा देना है आँखी मीच के। देखो वाक्य के भेद कितने? 3 होते हैं। दरअसल कौन कौन से? एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर, एक होता है क्रिया के आधार पर। ये वाला इसी से मतलब है। ठीक है। ये जो वाक्य के 3 भेद लिखे हैं वो इसी को दर्शा रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिए ऐसा है कि आपसे वाक्य के भेद पूछे तो आप 3 लगा दीजिए बिना डरे। जब आपसे पूछे, एक स्पेशली पूछे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, तब आपको लगाना है 8। ठीक है। बाकी आपसे वाक्य के भेद पूछे तब वो उसका मतलब कुछ भी हो, चाहे वो प्रयोग संरचना के आधार पर पूछ रहा हो, चाहे क्रिया के आधार पर पूछ रहा हो, तब भी आपको 3 ही लगाने। ये जो वाच्य पढ़ते हैं दोस्तों, वाच्य हम लोग, ये क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद होता है। ठीक है। बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़। तो जो वाच्य होता है और प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, और वाच्य के भी 3 भेद होते हैं, और 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर कर लेंगे? अर्थ के आधार पर और प्रयोग व संरचना के आधार पर। कहीं किताब में ये लिखा है कि प्रयोग को हटा दिया गया है, सा को हटा दिया गया है, संरचना के आधार पर लिखा हुआ है। इसको साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। अब ये जो 8 भेद दोस्तों हैं, ये 8 भेद आप इनको आंखों में बसा लो। क्योंकि होता क्या है, आप जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ऊपर वाक्य लिखा होता है और नीचे 4 ऑप्शन दिया होता है। तो ये बात ध्यान रखो कि 8 भेद होते कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इच्छावाचक वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ पर ऐसा वाक्य डाल दिया जाएगा, वाक्य का भेद जो दरअसल अर्थ के आधार पर यह वाक्य का भेद होता ही नहीं है। मतलब वो भेद होता ही नहीं है, लेकिन आपको लगेगा, आपको वाक्य देख के लगेगा कि हाँ यार ये हो सकता है। जैसे सामर्थ्यवाचक, जैसे कि लिखा हो सामर्थ्यवाचक ऑप्शन में दिया हो। ठीक है। और ऐसा आप चल सकते हैं तो आप सामर्थ्यवाचक टिक करके चले आएंगे। ये क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट वाले पेपर में। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है, इनको आप आंखों में बिठा लीजिए कि कौन कौन से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। जब कभी क्वेश्चन अगर वाक्य दिया हो तो नीचे ऑप्शन देखो, 4 में से कि 3 में से, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद ही नहीं होगा। ज़्यादातर तो आपको यही मिल जाएगा, तो उसी को टिक कर देंगे, या मतलब वो ऑप्शन हटा देंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। विधानवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक कहते हैं। क्या? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक। एक सिंपल वाक्य होता है ये। जैसे राम चलता है, मैंने चाय पिया। राम चलता है, मैंने चाय पी, एक साधारण वाक्य होता है। इसमें कुछ ही मतलब और दिमाग लगाने वाला नहीं होता है। संदेहवाचक देखिए,
संदेह या संभावना का भाव का, संदेह या संभावना का भाव का बोध कराने वाले वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यह स्वभाव वो संदेह या संभावना का भाव का बोध, ये क्या क्या यहाँ पर यार लिखा हुआ है, संदेह या संभावना भाव का बोध कराने वाले वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद कोई आ रहा है, तो यहाँ देखिए संदेह है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, तो ये क्या है, मतलब एक संदेह है। देखिए दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ये पेपर में वाक्य देता है, नीचे आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का भेद है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संकेतवाचक देखिए, इसमें क्या होता है, शर्त के भाव का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं इसके अंतर्गत। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यहाँ पर शर्त का भाव आ रहा है, तो यही होता है संकेतवाचक। अब शर्तवाचक आपको दिख जाएगा ऑप्शन में, तो वो टिक नहीं करना है, संकेतवाचक टिक करना है। वही मैं बता रहा हूँ कि जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है, वो वाक्य के भेद आप आंखों में बसा लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और देखो ऑप्शन लिखा हुआ है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, ये भी एक शर्त है। अच्छा कब होता, जब पिताजी आते, ठीक है। आज्ञावाचक देखिए क्या होता है, अब देखिए आज्ञावाचक सिंपल लग रहा है कि आज्ञा या आदेश का बोध कराने वाले वाक्य जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आज्ञावाचक, उनको क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक। जैसे कि दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, या दरवाज़ा बंद करो, बड़ों का सम्मान करो, ये क्या है, ये एक आदेश और आज्ञा लग रही है, ठीक है। अगला देखिए इच्छावाचक, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, शाप वगैरह, जो शाप होते क्या बोलते हैं, शाप बोलते हैं, शाप दे दिया, गाली दे दिया, तो उसमें इच्छावाचक का ही लगाया जाएगा, ठीक है। भाव का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये क्या है, ये इच्छावाचक। प्रार्थनावाचक नहीं है, ऐसे ही तो कंफ्यूज करेगा आपको, ऐसे लिख दिया जाए तुम्हारा कल्याण हो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का प्रकार है, ऑप्शन में होगा प्रार्थनावाचक, तो आप लोग प्रार्थनावाचक टिक कर देंगे, नहीं करना है। यही तो बता रहा हूँ मैं कि आपको याद करना हो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे फंसाने वाले ऑप्शन आते हैं। निषेधवाचक, अब निषेध का मतलब आप जानते हैं कि मना करना होता है, तो निषेध या मना करने के भाव का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से देखिए, जैसे कि मैंने शराब नहीं पी, तुम शराब मत पिया करो, तो नहीं लगा हुआ है, मत लगा हुआ है, तो क्या है ये एक निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें ज़्यादा मतलब कुछ समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं टाइम ज़्यादा खींचूंगा नहीं आपका, ठीक है। प्रश्नवाचक, अब जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वो उस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आप क्या करते हो या तुम क्या पढ़ते हो, तो ये देखिए प्रश्न लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक, देखिए आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि के भाव का बोध कराने वाले विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर बालक है, वाह शाबाश, तो ये क्या है, ये एक विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। 3 होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य, ठीक है। देखो साधारण वाक्य क्या होता है, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, साधारण वाक्य कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बात मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि वाक्य की संरचना क्या होती है। जैसे कि कर्ता होता है, प्लस कर्म होता है और प्लस क्रिया होती है, ठीक है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। और देखिए कर्ता के बारे में जो भी कथन कहा जाता है वो सब किस में आता है, विधेय में आता है। तो एक उद्देश्य हो और एक ही उसका विधेय हो, मतलब कर्ता के बारे में ही कही गई चीज़ें जो हो वो एक ही चीज़ हो, तो वो साधारण वाक्य होता है। ये सरल नहीं है, हाँ, हालांकि इसको सरल वाक्य भी बोलते हैं और साधारण वाक्य बोलते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये इजी नहीं है इतना जितना आप सोच रहे हो। अभी मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि वे कितना टेढ़ी की रही है, ठीक है। देखो एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, ठीक है। देखिए वाक्य के जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है उद्देश्य, अगर पूछे वाक्य के अंग कितने होते हैं तो आपको 2 लगा देना, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद अलग अलग चीज़ें हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जो कर्ता होता है, ठीक है, जो प्रयुक्त कर्ता होता है वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता होता है उसको ही बोलते हैं उद्देश्य, उसको ही बोलते हैं उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया कथन होता है वो होता है विधेय। वो क्या होता है, विधेय होता है, ठीक है। वो क्या होता है, विधेय होता है। जैसे एक सेंटेंस, अच्छा अभी रुको,
यहाँ पर देखो यार, इसका एक तो पेन यार ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें काम नहीं कर रहा यार, ये बदलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। राम का मित्र जो है श्याम, वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। अब ये इतना बड़ा वाक्य है, बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता है कि साधारण ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य छोटे होते हैं तो उनको लगा देंगे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, राम का मित्र श्याम जो है धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। तो यहाँ पर आप समझाऊंगा मैं आपको उद्देश्य और विधेय। देखो इसमें क्या है कि इसमें जो उद्देश्य है वो कौन है, अगर आप इसको हटा दो इतना, ठीक है, श्याम ऐसे लिखो, श्याम धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अब बताओ श्याम धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि ये उद्देश्य है, ये क्या है, ये उद्देश्य है, और इसको को बोलते हैं कर्ता। और कर्ता से पहले के बारे में जो भी वर्णन दिया होता है उसको बोलते हैं कर्ता विस्तारक। क्या बोलते हैं उसको, कर्ता विस्तारक। अब जैसे देखिए धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर देखो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो तो श्याम है, इसे श्याम उद्देश्य है, और पुस्तकें, ये पुस्तकें क्या है, ये एक कर्म है, ठीक है, और पढ़ना तो एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ता हो गया, ये हो गया कर्म, निर्जीव चीज़ है तो कर्म के आगे कोई लगेगा नहीं, ये हो गई क्रिया, ठीक है। और देखिए इसके बारे में जो ये जो वर्णन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कर्ता विस्तारक। ये क्या हो जाएगा, कर्ता विस्तारक। धार्मिक क्या हो जाएगा, धार्मिक एक हो जाएगा विशेषण, और ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा ना, ज्यादा पुस्तकें पढ़ता। देखो अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज और देखो, ये देखो या ऐसे, ये हो गया पूरा उद्देश्य, ये पूरा उद्देश्य है, और ये जो पूरा है ये वाला पूरा हिस्सा एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा या साधारण वाक्य हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक और देखो, राम व लक्ष्मण भोजन खाते हैं, राम व लक्ष्मण जो है भोजन खाते हैं। अब यहाँ पर तो दो लोग हो गए, दो कर्ता हो गए, अब भोजन खाते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। देखो ऐसा है कि यदि कर्ता एक से अधिक है, यदि कर्ता एक से अधिक है लेकिन काम एक ही हो रहा है, तो वहाँ पर भी साधारण वाक्य होगा, ठीक है। वहाँ पर भी साधारण, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो विधेय है वो एक ही है, यानी कर्ता दो हैं कोई बात नहीं, इनके द्वारा काम जो है वो किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब एक ही काम हो रहा है। तो ये साधारण वाक्य का उदाहरण है। श्याम पढ़ व लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता एक है लेकिन काम दो हो रहे हैं, तो एक ही कर्ता है लेकिन दो काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी साधारण वाक्य है। तो ये देखो नज़र में बिठा लो, ये ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते आपको मिलेंगे तो आप कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो, श्याम राम मोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अब बताइए क्या होगा। अब ये भी साधारण वाक्य है, श्याम राम व मोहन। इसमें क्या है, यदि क्रिया समान है, क्रिया समान हो तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर पढ़ व लिखे, देखो श्याम पढ़ रहा है और लिख रहा है, राम पढ़ रहा है और लिख रहा है, मोहन पढ़ रहा है और लिख रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये भाई साधारण वाक्य है। ये क्या है, साधारण वाक्य है। अच्छा चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर देखते हैं संयुक्त वाक्य। देखो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों और तथा एवं पर परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य, देखिए एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और अपने अपना एक अलग स्वतंत्र रूप लिए होते हैं, ठीक है इसमें, और साधारण उपवाक्य होते हैं, ठीक है। और जितने भी उपवाक्य होते हैं सब स्वतंत्र होते हैं, जितने भी उपवाक्य होते हैं सबके सब स्वतंत्र होते हैं। जैसे देखो, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नहीं लगा, हे लगा दो यहाँ पर, इसको अलग कर देते, देखिए इसका कोई अर्थ बदला नहीं, और इसको अलग कर दो, इसका कोई अर्थ बदला नहीं। तो इसमें दो उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं अपने रूप में, ठीक है। जैसे देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और देखिए शाम को लौट आया, दोनों अपने अपना अलग रूप लिए हुए, ठीक है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो देखिए ये अपना उपवाक्य है, और ये भी, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, उसने
उसको सफलता नहीं मिली। तो दोनों ये क्या होते हैं, दोनों उपवाक्य होते हैं, अपने अपने अलग अलग अर्थ लिए होते हैं, इनको अलग कर देंगे तब भी वाक्य में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये होता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, देखो वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। योजक चिन्ह क्या होते हैं, कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, ज्यों ज्यों। ठीक है, देखो जो ही उसने दवा पी वह सो गया, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। तो देखिए ऐसा है, इसमें देखिए क्या है, ये उपवाक्य है, ये वाला जो वाक्य है ये वाला, ये इस पे डिपेंड है। ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड वाली बात होती है इस पे। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो गांधी जी ने कहा ये एक प्रधान वाक्य है और प्रधान उपवाक्य है, और इस पे ये जो सत्य बोलो लिखा हुआ है ये इस पे आश्रित है। मान लीजिए कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने इसको, तब इस वाक्य का, इस उपवाक्य का कोई मतलब निकला। हाँ ये तो बात सही है कि सत्य बोलो, ठीक है, लेकिन कौन कह रहा था, गांधी जी ने कहा तो ठीक है, इतनी बात तो ठीक है कि कहा कि, तो कहा कि तो मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत लोग जो हैं कुछ भी लगा सकते हैं आगे। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, वह सो गया खाली आपसे कह रहा है, तो ये जो उपवाक्य है ये इस पे आश्रित है। तो जिस पे आश्रित वाले वाक्य होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य, वो होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, और लिखा मैंने क्या, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये होता है आपका कंप्लीट। हम लोग कल क्लास में जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाच्य पढ़ेंगे और पदबंध पढ़ लेंगे, एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो किसी चीज़ पे लेकर, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भैया आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी सी प्यारी से कमेंट छोड़ दें। चलिए मिलते हैं कल यूपी जीके के लाइव टेस्ट में 12 बजे, सबसे पहले वहीं मिलेंगे हम लोग।